हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूपम क्रिएशंस में। विनोद बाबू और उनकी पत्नी शारदा देवी की उम्र 60 साल पार कर चुकी थी। दोनों ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने इकलौते बेटे आरव को पढ़ाया लिखाया और शहर में एक अच्छा घर बना कर दिया। जब आरव की शादी नंदिनी से हुई तो पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। शादी के शुरुआती कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। शारदा देवी बहू को बेटी की तरह मानती थी और विनोद बाबू हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। आरव और नंदिनी दोनों नौकरी करते थे। सुबह जल्दी निकल जाते और शाम देर से लौटते। जब उनका बेटा युवान पैदा हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी दादा दादी पर आ गई। पहले तो दोनों ने इसे अपना सौभाग्य समझा। सुबह उसे नहलाना, खाना खिलाना, स्कूल छोड़ना, होमवर्क कराना और रात तक उसके साथ खेलना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे यह जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपने लिए समय ही नहीं मिलता था। कई महीनों से वे मंदिर भी नहीं जा पाए थे। पुराने दोस्तों से मिलना तो जैसे भूल ही गए थे। एक दिन विनोद बाबू ने कहा, शारदा, अगले रविवार को चलो कहीं घूम आते हैं। इतने सालों से दूसरों के लिए जीते रहे, अब थोड़ा समय अपने लिए भी निकालते हैं। शारदा मुस्कुराई लेकिन बोली, पहले आरव से पूछ लेते हैं। कहीं उनका कोई प्लान हुआ तो युवान को कौन संभालेगा। विनोद बाबू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो बात है। हर बार हम अपने कार्यक्रम उनके हिसाब से बनाते हैं। कभी उन्होंने पूछा कि आपके भी कोई अरमान है। तभी शाम को आरव घर आया और बोला, मम्मी पापा, रविवार को हम दोनों दोस्तों के साथ रिसोर्ट जा रहे हैं। युवान आपके पास रहेगा। उसने यह बात पूछने के बजाय ऐसे कही जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। शारदा देवी कुछ कहना चाहती थी लेकिन बेटे के चेहरे की खुशी देखकर चुप रह गई। विनोद बाबू ने भी कुछ नहीं कहा। रविवार आया। दोनों पूरे दिन युवान के साथ लगे रहे। शाम को जब आरव और नंदिनी लौटे तो बस इतना बोले, थैंक यू मम्मी, अगर आप लोग ना होते तो हम कहीं जा ही नहीं पाते। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि दादा दादी का रविवार कैसा बीता। अगले हफ्ता कैसा बीता अगले हफ्ते फिर वही हुआ, फिर अगले हफ्ते भी। अभी आदत बन चुकी थी। एक दिन विनोद बाबू के पुराने दोस्त सुरेश का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, हम सब स्कूल के दोस्त हर साल की तरह इस बार भी 2 दिन के लिए नैनीताल जा रहे हैं। इस बार कोई बहाना मत बनाना। विनोद बाबू का मन खुशी से भर गया। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। रात को जब उन्होंने यह बात शारदा देवी को बताई तो वह भी खुश हो गई। दोनों ने महीनों बाद अपने लिए कपड़े निकाले, बैग तैयार किया और यात्रा की योजना बनाने लगे। तभी अगले दिन नंदिनी ने कहा, मम्मी, इस शनिवार ऑफिस का एक ज़रूरी कार्यक्रम है और रविवार को मेरी सहेली की शादी। आप लोग कहीं मत जाइएगा, युवान को संभालना होगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। विनोद बाबू ने पहली बार शांत आवाज़ में कहा, बेटा, इस बार हम नहीं रुक पाएंगे। हमने भी 2 दिन के लिए बाहर जाने की योजना बनाई है। आरव ने हैरानी से पूछा, आप लोग इस उम्र में घूमने जाएंगे? युवान का क्या होगा? विनोद बाबू ने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो उसी तरह हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। विनोद बाबू की बात सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे पहली बार लगा कि उसके पिता ने उसकी बात टाल दी है। उसने थोड़ा नाराज़ होकर कहा, पापा, आप जानते हैं कि हमारे लिए यह कार्यक्रम कितना ज़रूरी है। अगर आप लोग चले जाएंगे तो युवान को कहाँ छोड़ेंगे। विनोद बाबू ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे तब हमने अपनी खुशियाँ छोड़कर तुम्हें बड़ा किया। कभी शिकायत नहीं की क्योंकि वह हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब हमारी उम्र ऐसी है जहाँ हमें भी थोड़ा सुकून चाहिए। नंदिनी को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मम्मी, आप ही समझाइए ना पापा को, 2 दिन बाद भी तो घूम सकते हैं। शारदा देवी ने पहली बार बहू की बात काटते हुए कहा, बेटा, हम पिछले 5 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि अभी नहीं, बाद में। वह बाद में आज तक नहीं आया। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। आरव बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। आरव पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता था। नंदिनी भी बस ज़रूरत भर की बातें करती। शारदा देवी को दुख तो बहुत हुआ लेकिन इस बार उन्होंने अपने फैसले से पीछे न हटने का निश्चय कर लिया। शनिवार की सुबह दोनों नैनीताल के लिए निकल गए। कई वर्षों बाद उन्होंने बिना किसी जिम्मेदारी के सफ़र किया। पहाड़ों की ठंडी हवा, झील का किनारा और पुराने दोस्तों की हंसी ने जैसे उनकी थकी हुई जिंदगी में फिर से रंग भर दिए। उधर शहर में आरव और नंदिनी परेशान थे। उन्होंने पहले पड़ोसियों से मदद मांगी, फिर एक बेबी सीटर बुलाया, लेकिन युवान किसी के पास नहीं रुका।
वह बार बार रोते हुए कहता, मुझे दादी चाहिए, मुझे दादू चाहिए। मजबूरी में दोनों को अपने सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़े। पहली बार उन्हें समझ आया कि जिस जिम्मेदारी को वे आसान समझते थे वह कितनी बड़ी थी। 2 दिन बाद जब विनोद बाबू और शारदा देवी लौटे तो युवान दौड़कर उनसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव भी दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। उसने धीरे से कहा, पापा, शायद हम आपकी अहमियत समझ ही नहीं पाए। विनोद बाबू मुस्कुरा दिए और बोले, समझने में देर हो जाए तो भी अच्छा है, बस कभी इतना देर मत करना कि रिश्ते ही दूर हो जाएं। आरव ने सिर झुका लिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार की सोच हमेशा के लिए बदल दी। कुछ ही दिनों बाद एक रात अचानक शारदा देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज चक्कर आने लगे और उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। विनोद बाबू घबरा गए। आरव और नंदिनी उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन इन्हें अब तनाव से दूर रखना होगा। इनकी उम्र में लगातार जिम्मेदारियां और आराम की कमी ठीक नहीं है। इन्हें अब अपने लिए भी समय चाहिए। डॉक्टर की यह बात आरव के दिल में तीर की तरह लगी। उसे याद आने लगा कि पिछले 5 सालों में उसने शायद ही कभी अपने माता पिता से पूछा हो कि वे थकते हैं या नहीं, उन्हें कहीं घूमना है या नहीं, उनकी कोई इच्छा है या नहीं। अस्पताल से घर लौटते समय पूरी गाड़ी में सन्नाटा था। अगले दिन सुबह आरव ने ऑफिस में छुट्टी की अर्जी दे दी। नंदिनी ने भी कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। पहली बार दोनों ने युवान की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाली। सुबह उसे तैयार करना, खाना खिलाना, स्कूल छोड़ना, होमवर्क कराना, रात में उसकी जिदें पूरी करना। सिर्फ 3 दिन में ही दोनों थक गए। उसी शाम नंदिनी ने शारदा देवी के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया और आंसुओं से भरी आंखों से बोली, मम्मी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने कभी सोचा ही नहीं कि आप दोनों हर दिन सब कैसे करते होंगे। हमने आपका प्यार अपना अधिकार समझ लिया था। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, बच्चों की मदद करना हमें कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन दुख तब होता है जब प्यार को जिम्मेदारी समझ लिया जाए और जिम्मेदारी को मजबूरी। नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसी समय आरव भी अपने पिता के पास आया। उसने पहली बार उनके पैर को छूते हुए कहा, पापा, आपने मुझे चलना सिखाया, पढ़ाया, जिंदगी दी, लेकिन मैं इतना स्वार्थी हो गया कि आपकी ज़िंदगी ही भूल गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। विनोद बाबू ने बेटे को उठाकर गले लगा लिया और बोले, बेटा, माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है, उन्हें माफ़ कर देने में देर नहीं लगानी लगती, लेकिन याद रखना, सम्मान हमेशा समय रहते देना चाहिए। उस दिन के बाद घर के नियम बदल गए। हर शनिवार और रविवार का फैसला पूरे परिवार की सहमति से होने लगा। अगर आरव और नंदिनी को कहीं जाना होता तो पहले विनोद बाबू और शारदा देवी से पूछते। अगर दादा दादी का कोई कार्यक्रम होता तो बच्चे खुद अपनी व्यवस्था करते। हर महीने एक दिन सिर्फ विनोद बाबू और शारदा देवी के लिए तय किया गया, जिस दिन वे जहाँ चाहे जाते, अपने दोस्तों से मिलते, मंदिर जाते या बस साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते। युवान भी धीरे धीरे यह सीखने लगा कि दादा दादी सिर्फ उसकी देखभाल करने के लिए नहीं है, बल्कि उनका भी अपना जीवन है। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, घर में सबसे बड़ा हीरो कौन है? किसी ने पिता की नाम लिया, किसी ने माँ का, लेकिन युवान खड़ा होकर बोला, मेरे दादू और दादी, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को भी बड़ा किया और मुझे भी। फिर भी कभी अपने प्यार का हिसाब नहीं मांगा। यह सुनकर पूरी कक्षा में तालियां गूंज उठी। जब यह बात आरव और नंदिनी तक पहुंची तो उनकी आंखें भर आई। उस शाम परिवार साथ बैठा था। चाय की प्यालियों के बीच हंसी गूंज रही थी। विनोद बाबू ने मुस्कुराकर कहा, घर वहीं खुशहाल होता है जहाँ जिम्मेदारियाँ बांटी जाती है, थोपी नहीं जाती, और जहाँ बुजुर्गों को सिर्फ सहारा नहीं, सम्मान भी मिलता है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद उस घर में किसी ने कभी यह नहीं कहा कि मम्मी पापा तो हैं ही बच्चों को संभालने के लिए। अब हर बार कहा जाता था, पहले उनसे पूछ लो, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है। यही बदलाव उस परिवार की सबसे बड़ी जीत बन गया। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।